हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ी देर बाहर बिताने के बाद जसन वापस अपने कमरे में आ गया। नियति भी कमरे में आ चुकी थी और अलमारी में अपना कुछ सामान देख रही थी। उसने अपनी अलमारी में से एक नाइट सूट निकाला और बाथरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उसे वो कपड़े ले जाते हुए देखा तो उसे रोका और बोला, ये कपड़े नहीं पहनोगी तुम? क्यों, इन कपड़ों को क्या हुआ? नियति ने चौंकते हुए पूछा तो जसन ने उसके हाथों से वो कपड़े लिए और बोला, तुम्हारे ये कपड़े हमने हमारी शादी के वक्त लिए थे, लेकिन फिर तुम मुझसे दूर चली गई तो कभी इन कपड़ों को पहन ही नहीं पाई, और अब मैं नहीं चाहता कि तुम इन कपड़ों को पहनो। हम अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं, तो सब कुछ नया होना चाहिए। जसन ने कहा तो नियति हैरानी से उसे देखती रही। तब तक जसन ने अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन किया और 5 मिनट के अंदर ही एक सर्वेंट ने आकर उसे 2 बड़े बड़े बैग लाकर थमा दिए। जसन ने वो बैग टेबल पर रखे और फिर एक सूटकेस निकाल कर अलमारी में से नियति के सारे कपड़े सूटकेस में भरने लगा। ये सारे कपड़े आप इस तरह सूटकेस में क्यों डाल रहे हैं? ये सारा सामान आप किसी को दे रहे हैं क्या? नियति ने परेशान होते हुए पूछा। तुम्हारे लिए नया सामान आ गया, अब पुराने सामान का मैं क्या करूंगा ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं। पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी बात सुनकर जसन रुका और उसे देखते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकता? ये सब मैंने तुम्हें दिया था और अब मैं नहीं चाहता तुम इन्हें पहनो, और अब मैं इन्हें चाहे आग लगाऊं या किसी नदी में बहाऊं, मेरी मर्जी। उसकी बात सुनकर सिवाय खींचने के नियति और कुछ भी नहीं कर पाई। कपड़ों के साथ साथ उसने वहां रखी सारी ज्वेलरी भी उस सूटकेस में डाल दी थी। उसे वो ज्वेलरी सूटकेस में रखते हुए देख नियति चौंक गई और जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, ये सब आप क्या कर रहे हैं? ये सब ज्वेलरी तो मैं पहन सकती हूँ ना, कितनी कीमती है ये। उसकी बात सुनकर जसन ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो बात संभालते हुए बोली, मेरा मतलब कितने प्यार से लेकर दी थी आपने ये ज्वेलरी मुझे, उतने ही प्यार से और ले दूंगा, जसन ने कहा। और फिर सारा सामान सूटकेस में रखने के बाद सूटकेस बंद करके दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में आता हूँ, उसने उतना ही कहा और फिर वो सूटकेस लेकर ही कमरे से बाहर आ गया। नियति बस हैरानी से उसे जाते देखती रह गई। उस ज्वेलरी को खुद से दूर जाते देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। जसन ने वो सूटकेस गाड़ी में रखवाए और फिर शेखावत मैंसन से निकल गया। थोड़ी देर में ही वो एक सुनसान रास्ते पर था। उसने वो सारा सामान बाहर निकाला और फिर उन्हें एक टक देखने लगा। मेरा मन तो करता है ऊपर से लेकर नीचे तक तुम्हें हीरे मोतियों से भर दूं। जसन सिंह शेखावत की बीवी हो तुम, गहने तुम्हारी नहीं बल्कि तुम गहनों की शोभा बढ़ा देती हो। वैसे तो हर रंग जचता है तुम पर, लेकिन जब लाल रंग पहनती हो तो कयामत लगती हो। तुम्हारी खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं, लेकिन जब ये हरा रंग पहनती हो तो खूबसूरत शब्द को भी खुद पर गुमान होने लगता है। उस सारे सामान को देखते देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बात ये नहीं कि तुमसे प्यार बहुत है, बात तो ये है कि तुमसे प्यार किया बहुत था। तुम्हारे दिए धोखे से नहीं जलता दिल, खुद का ही प्यार काफ़ी है खुद को तड़पाने के लिए। उसने अपनी जेब में से लाइटर निकाला और उसे खुले हुए सूटकेस पर फेंक दिया। देखते ही देखते पूरा सामान जलकर राख हो गया, जिसमें लाखों के कपड़े और करोड़ों के गहने शामिल थे। तुम्हें लगा तुम मेरी जिंदगी का एक किस्सा बनोगी, पर मेरी जान, जसन सिंह शेखावत लोगों को अपनी जिंदगी का किस्सा नहीं बनाता, खुद उनकी जिंदगी की कहानी लिखता है। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठा और वापस घर के लिए गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। 15 मिनट के अंदर ही वो वापस घर पहुंच गया था। वो सबसे पहले अपने कमरे में आया जहां नियति बेड पर सो रही थी। उसे कुछ पल देखने के बाद जसन भी दूसरी तरफ जाकर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद नियति ने अपनी आंखें खोली और जसन की तरफ देखने लगी।
उसे सोते हुए देखकर उसने राहत की सांस ली और दबे पैर कमरे में से बाहर निकल गई। उसके जाते ही जसन ने भी अपनी आंखें खोली और अपने बगल वाली जगह को देखकर मुस्कुराने लगा। वो भी अपनी जगह से उठा और अपने कमरे में ही बनी एक दीवार की तरफ गया जहां पर बहुत बड़ा कांच लगा था। उसने उस कांच को ऊपर से लेकर नीचे तक छुआ तो वो कांच किसी दरवाजे की तरह पूरा खुल गया। दरवाजे के खुलते ही जसन के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई, क्योंकि सामने उसे पलंग पर सोती हुई अति दिखाई दे रही थी। ये रास्ता उसके कमरे से अति के कमरे के बीच का खुफिया रास्ता था, जिसके बारे में उसके अलावा और कोई नहीं जानता था, ना ही अति और ना ही नियति। उस दरवाजे को फिर से बंद कर वो धीमे धीमे कदमों से अति के पास आया और उसे पलट कर सीधा करने के बाद उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसके गालों पर छपे आंसुओं के निशान बता रहे थे कि वो रोते रोते ही सो गई होगी। उसने उसे खींचकर तकिए पर लिटाया और फिर खुद भी उसके बगल में आकर लेट गया। अति नींद में हल्का सा कसमसाई तो उसने उसे थपकी देनी शुरू की और जब उसे महसूस हुआ कि वो वापस गहरी नींद में सो चुकी है तो उसने उसे सरका कर अपनी बाहों में भर लिया और फिर कभी उसके माथे को चूमता तो कभी गालों को, कभी गर्दन पर हल्के हल्के से अपने होंठ रब करता तो कभी उसके हाथों को अपने होठों के पास लाता और उन्हें शिद्दत से चूम लेता। यूं ही काफ़ी देर तक वह उसके साथ छेड़खानी करता रहा और वो सुकून से सोती रही। जितना वो रो रो कर सोई थी, अब उससे ज़्यादा उसके होठों पर मुस्कान बिखरी हुई थी। शायद नींद में ही वो उन एहसासों को महसूस कर रही थी जो जागता हुआ जसन उसे महसूस करवाने की कोशिश कर रहा था। जसन के फ़ोन पर अलार्म बजा तो उसे जल्दी से बंद करके वो एक आखिरी बार अति के माथे को चूमकर उससे अलग हुआ और उस पर अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर वापस उसी दरवाजे से अपने कमरे में आ गया। कमरे में नियति अब भी नहीं थी। जसन हल्का सा मुस्कुराया और फिर जाकर अपनी जगह पर लेट गया। अब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली थी उसने। सुबह जब उसने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहली नज़र उसकी अपनी बगल वाली जगह पर गई जहां पर नियति उसकी तरफ पीट करके सो रही थी। उसे देखते ही उसने अपनी आंखें एक बार फिर से बंद कर ली और अति को याद करने लगा। उसकी वो मुस्कुराहट, बच्चों की तरह मुंह बनाना, शिकायतें करना और गुस्से में घूर कर देखना। उसकी तस्वीरें जैसे जैसे उसकी आंखों के आगे बनती गईं, उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती गई। वो यूं ही आंखें बंद किए उठा और कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे से अति के कमरे में आया। अति जाग रही थी लेकिन बिस्तर से नहीं उठी थी। जसन के कदमों की आहट और उसकी खुशबू वो दूर से ही पहचान सकती थी, इसलिए उसने झट से आंखें बंद कर ली। जसन भी बंद आंखों में मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आया और बिस्तर के पास आकर उसने अपनी आंखें खोली। एक पल उसे देखने के बाद वो उसके ऊपर झुकने लगा, लेकिन वो अति को छूता उससे पहले ही अति सरक कर दूसरी तरफ घूम गई तो जसन ने जो चुंबन उसके होंठों पर देना था वो तकिए को मिला। जसन ने हैरानी से अति की तरफ देखा। जसन जैसे ही अति को चूमने के लिए उसके ऊपर झुका, अति सरक कर दूसरी तरफ हो गई थी। जो चुंबन अति के गालों को मिलना था अब वो तकिए को जाकर नसीब हुआ तो ना चाहते हुए भी अति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जसन हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। तभी अचानक से अति ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदले और उसे पूरे गुस्से से देखने लगी। उसका गुस्से से लाल होता हुआ चेहरा देखकर जसन मुस्कुराया और फिर बेड के ऊपर से होते हुए ही उसकी तरफ बढ़ा। अति नीचे उतरती उससे पहले ही जसन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे बेड की टेक पर लगा दिया। ये क्या हरकत की तुमने? जसन ने एकदम सख्त होते हुए पूछा। उसे बेड की टेक पर लगाकर वो खुद टेक पर दोनों हाथ रख कर उसे घेर कर बैठा था। हरकत तो आप करने जा रहे थे, मैंने तो आपको रोका है, अति ने भी उसकी आंखों में देखकर कहा। उसका ये अंदाज देखकर जसन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हरकत नहीं, तुम्हें प्यार करने जा रहा था। तो हाँ, नहीं चाहिए मुझे आपका प्यार। जितना भी प्यार करना है आपको जाकर अपनी बीवी को कीजिए। अपनी बीवी को ही तो कर रहा था, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ।
हाँ, सिर्फ बीवी नहीं, मेरी बच्चा, बेबी डॉल, सब कुछ हो तुम मेरा। उसकी बात सुनकर अति खिजी नहीं बल्कि उसकी आंखों में नमी आ गई। भरी आंखों से जसन को देखते हुए वो बोली, कुछ भी हो जाऊं लेकिन बीवी तो नहीं हूं ना। उसकी नम आंखों को देखकर जसन के होठों पर ठहरी मुस्कुराहट चली गई। उसके दिल को कुछ कुछ होने लगा था। उसे एक दर्द सा महसूस हुआ। उसने यूं ही उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों को बारी बारी से चूम लिया, जिससे उसकी आंखों में बनी नमी आंसू बनकर बह गई। तुम मानो या ना मानो, तुम ही मेरी बीवी हो, और बीवी से भी बढ़कर सुकून हो तुम मेरा। कैसे मान लूं आपकी बातें जब सच मेरे सामने है, अति ने मासूमियत से कहा और उसकी आंखों में देखती रही। जसन भी उसकी आंखों में देख रहा था। उसने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और बोला, तुम्हारी कसम, ये जसन सिंह शेखावत सिर्फ तुम्हारा है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम मुझ पर यकीन करना। बहुत कुछ है तो मैं अभी तुम्हें नहीं समझा सकता, लेकिन समझ सको तो इतना ज़रूर समझ जाना कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। महसूस करना कभी हम दोनों के रिश्ते को। अगर दिल गवाही दे तो लबों से इनकार मत करना। उसकी बातें सुन अति की आंखों में से आंसू बहने लगे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उन दोनों ने खामोशी से बाहर की आवाज़ को सुना तो नियति की आवाज़ उन्हें साफ सुनाई दे रही थी, जो अति को दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी। जसन समझ गया था कि उसे बेड पर ना पाकर वो उसे ही ढूंढ रही होगी। अति की सांसें अटकने लगी। जसन का इस तरह उसके कमरे में होना मतलब फिर से चार बातें बनेंगी और उंगली उस पर ही उठेगी। ये सोचकर फिर से वो परेशान होने लगी थी, लेकिन जो भी हो उसे दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा। इसलिए वो दरवाज़ा खोलने के लिए उठने लगी, लेकिन जसन ने उसे रोका तो वो एकदम से उसकी गोद में आकर गिर गई। दरवाज़ा बाद में खोलना, पहले जो मैं करने आया था वो तो कर लूँ, जसन ने कहा और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। अति मासूमियत और प्यार भरी नज़रों से उसे देखती रही। जाओ, जाकर दरवाज़ा खोल दो। लेकिन आप, ना जाने उसे एक डर भी था। वो नहीं चाहती थी कि अति उन दोनों को एक साथ देखे। जसन ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, कहा ना बच्चे, जाकर दरवाज़ा खोलो, बाकी सब मैं देख लूँगा। उसकी बात सुनकर अति धीमे धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। नियति दरवाजे पर खड़ी उसे घूर कर देखने लगी और बिना कोई शब्द कहे या वार्निंग दिए सीधा कमरे के अंदर आ गई। उसके पीछे रागिनी और मनीषा भी अंदर आई। नियति ने कमरे के अंदर जाकर सब जगह अपनी नज़र दौड़ाई, लेकिन जिसे वो ढूंढना चाह रही थी वो शख्स उसे अंदर कहीं नहीं मिला। अति भी डरते डरते उसके पीछे पीछे अंदर आई, लेकिन जब जसन उसे भी कहीं दिखाई नहीं दिया तो वो हैरान रह गई। जसन जी कहाँ है? नियति ने चीखते हुए पूछा। जहाँ उन्हें होना चाहिए, अति बिल्कुल आराम से बोली, लेकिन उसकी खुद की नज़रें फिलहाल जसन को ढूंढ रही थी। उसकी बात सुनकर नियति व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली, स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हो? कोशिश तो आप कर रहे हैं उन्हें यहाँ ढूंढने की जो यहाँ है ही नहीं। पर कमाल की बात है, एक पत्नी होते हुए भी आपको आपके पति का ठिकाना नहीं पता और आपको मुझसे पूछना पड़ रहा है। पर अफसोस, मैं उन्हें ढूंढने में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, अति ने व्यंग्य से कहा। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, रुकिए, जसन जी को मैं ढूंढती हूँ, मनीषा ने कहा और पर्दों के पीछे देखने लगी। देखा, आपको मेरी मदद की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, आप अपने हेल्पर तो साथ ही लाई हैं, अति ने मनीषा और रागिनी जी दोनों की तरफ देख कर कहा। अपनी बकवास बंद करो, रागिनी जी भी ऊंची आवाज़ में बोली। अति की बात सुनकर नियति का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया और वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अति की सांसें फिर से सूखने लगी थी। ये बंदा आसपास हो तो भी मेरी सांसें अटका देता है और ना हो तो भी चैन से सांस नहीं लेने देता, अति ने मन ही मन कहा। मैंने कहा ना जसन जी यहाँ नहीं है, आप मानती क्यों नहीं, अति ने जल्दी से कहा। लेकिन नियति को यूं ही बाथरूम से बाहर आते देख तो उसके बिल्कुल होश उड़ गए। आखिर यह आदमी गया कहाँ? हवा में फुर हो गया, धरती के अंदर कहीं फैल गया। आप यूं ही मुझ पर शक कर रही हैं? मैं सच में नहीं जानती जसन जी कहाँ हैं। मेरे सामने भोली बनने की कोशिश मत करो, मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। तुम जैसी लड़कियों से तुम्हारा क्या मतलब है? जसन की आवाज़ कमरे के दरवाजे पर गूंजी
तो सबने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसे दरवाजे पर देखकर सबकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। कहाँ थे आप? आपको पता है मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। नियति जल्दी से जशन की तरफ बढ़ी और उसके गले से लग गई। उसे यूं जशन के गले से लगते देख अति ने अपनी नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर मायूसी उतर आई थी। जशन ने नियति को बाजुओं से पकड़कर उसे खुद से दूर किया और बोला, मैं कब कहाँ हूं ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम जैसी लड़की से तुम्हारा क्या मतलब था। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं बस आपको ढूंढ रही थी, नियति ने कहा और फिर से उसके गले से लगने को हुई, लेकिन जशन ने इस बार हाथ दिखाकर उसे खुद से दूर किया और बोला, पैर मेरे, घर मेरा, मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं मेरी मर्जी, तुम खुद पर ध्यान दो और खुद से ज़्यादा अपनी ज़ुबान पर। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। नियति हैरानी सी खड़ी रही। हर चीज़ उसके हाथ से निकलती लग रही थी और हैरानी के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ रहा था। उसे यूं देखकर रागिनी और मनीषा दोनों ने वहां से जाना ही बेहतर समझा। अति भी उसे देखते हुए बोली, जिसे आप ढूंढ रही थी अब तो वो आपको मिल गए, अब आप जाकर उन्हें रस्सी से बांध लीजिएगा, कहीं फिर से उन्हें ढूंढने की नौबत ना आ जाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, नियति ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा और अति की तरफ बढ़ी और उस पर हाथ उठाने लगी, लेकिन उससे पहले ही अति ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया और बोली, ऐसी गलती से भी मत कर देना, छोटी जरूर हूं आपसे, लेकिन हाथ मेरे भी दो हैं। नियति और अति दोनों ही एक दूसरे के सामने थी। जहां नियति की आंखों में गुस्सा था, वहीं अति खुद को शांत रखते हुए उसे देख रही थी। अति ने एक झटके से नियति का हाथ छोड़ा और बोली, जाइए जाकर अपने पति को संभालिए, कहीं ये ना हो उन्हें कोई और संभालने लगे। बहुत अकड़ है ना तुम में। मैंने सोचा था तुम बेचारी हो, बेसहारा हो, तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत होगी। जशन जी ने तुम्हें यहाँ रहने दिया है तो मैं भी तुम्हें यहाँ रहने दूँ, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम बेचारी और बेसहारा तो बिल्कुल नहीं हो, इसलिए अब देखती जाओ कैसे मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकलवाती हूँ, नियति ने अपने हाथों को बांधते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जिस दिन जशन जी खुद कह देंगे कि मैं इस घर से चली जाऊं, उस दिन इस घर से ही नहीं। खैर छोड़िए, जाइए, शायद जशन जी आपका इंतजार कर रहे हैं। उसकी वह अधूरी बात नियति को किसी सांप की तरह डस रही थी, लेकिन वो शांत रही और कमरे से बाहर आ गई। उसके जाने के बाद अति ने दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से लगकर खड़ी होते हुए बोली, जिस दिन जशन जी ने खुद कहा कि मैं इस घर से चली जाऊं, उस दिन इस घर से ही नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी से भी चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी, उनके बुलाने पर भी नहीं। कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई। नियति वापस कमरे में आई तो जशन बाथरूम से नहाकर बाहर आया था और अभी टॉवल में ही था। उसने कपड़े पहनने शुरू किए तो नियति जल्दी से उसके पास आई और उसको उसके कपड़े पकड़ाने लगी। आप नाराज़ हैं मुझसे? अगर तुम्हें लग रहा है तो शायद हाँ, और नहीं लग रहा है तो शायद ना, जशन ने जवाब दिया और उसके हाथों में पकड़े हुए कपड़े छोड़कर अलमारी में से दूसरे कपड़े निकालने लगा। उसे यूं खुद को नज़रअंदाज करते देख नियति को गुस्सा आने लगा और वो फिर से उसके करीब होकर बोली, आप उस बाहर वाली लड़की के लिए मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं, मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। पहली बात, अति कोई बाहर वाली नहीं है, तुम्हें पहले ही दिन बताया था कि वो इस घर की सदस्य है। और दूसरी बात, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करता, जशन ने कपड़े पहनते हुए कहा और फिर आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। पर सदस्य होने के लिए उसके घर से कोई रिश्ता भी तो होना चाहिए ना, और जहाँ तक मुझे पता है वो आपकी कोई रिश्तेदार तो है नहीं, नियति ने कहा तो जशन ने नज़रें घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी नज़रों में आई सख्ती देखकर ही नियति ने अपनी बात बदली और बोली, छोड़िए आप इन सब बातों को, पहले ये बताइए आप मुझे बाहर कब लेकर जा रहे हैं? जब से घर आई हूँ तब से हमने अकेले में बिल्कुल समय नहीं बिताया, ना ही आपने मुझे कोई गिफ्ट दिया। पहले तो हर रोज़ आप मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया करते थे। उसने ये बात शिकायती लहजे में कही तो जशन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो उसकी तरफ पलटा और बोला, मैं तो वक्त बिताने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन शायद तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं। तुम्हें तो अपना वक्त औरों के कमरे में दखल अंदाजी करके बर्बाद करना है। उसका ये टोन सुनकर नियति के चेहरे का रंग फीका पड़ गया, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी ऐसा नहीं कहना या करना चाहती थी जिससे जसन उससे नाराज हो या उससे दूर हो। उसे वही जसन वापस चाहिए था जो आज से करीबन 1 साल पहले उससे बेइंतहा प्यार करता था। एक बार जसन फिर से वैसा हो जाए जैसा उसे चाहिए, फिर उसके इशारे से अति इस घर से ही क्या, इस दुनिया से ही चली जाएगी। सही कहते हैं आप। बहुत वक्त बाद हम दोनों एक साथ हुए हैं तो मुझे सिर्फ आप पर ध्यान देना चाहिए। पर कोई बात नहीं, अब मैं अपनी गलती सुधार लूँगी, नियति ने कहा और फिर से जसन के करीब होकर उसके गले पर बंधी टाई ठीक करने लगी। जसन हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपने कमरे से बाहर आ गया। बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी नाश्ते के लिए उसका ही इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जसन की नज़र अति को ढूंढ रही थी। उसने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था। अति कहाँ है? उसने बिना किसी की तरफ देखे रमा आंटी से पूछा। उसके इस सवाल से नियति की भौहें एक बार फिर से तन गईं। मनीषा और रागनी भी वहाँ थे। आप नाश्ता कीजिए ना, वो भी आ जाएगी, नियति ने कहा और जसन का हाथ पकड़ने को हुई, लेकिन उससे पहले ही रमा आंटी ने जवाब दिया। अति बिटिया तो थोड़ी देर पहले ही कॉलेज के लिए निकल गई और नाश्ता भी नहीं करके गई। उसके बाद जसन ने ना कुछ सुना और ना ही किसी से कुछ कहा और चुपचाप घर से बाहर चला गया। नियति हैरानी से उसे जाते देखती रही। रमा जी वापस किचन में चली गई तो रागनी अपनी जगह से खड़ी हुई और नियति के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में खींचते हुए ले गई। मनीषा तो एकदम हैरान रह गई। वो भी उसके पीछे पीछे भागी, लेकिन तब तक रागनी जी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वाह क्या सीन चल रहा है, कहते हुए रागिनी जी तालियां बजा रही थी और नियति गुस्से में उन्हें घूर रही थी। बहुत गरूर था ना तुम्हें कि जसन तो अभी भी तुम्हारे लिए पागल है। अति क्या कोई भी हूर परी आ जाए, लेकिन जसन की जिंदगी में तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। देखा अब क्या हो रहा है। तुम्हारी जगह तो दूर, उस 5 फुट 2 इंच ने तो तुम्हें तुम्हारी जगह से धक्का ही दे दिया है। आप मुझे ताने मार रही हैं, नियति ने दांत पीसते हुए कहा तो रागिनी जी मुस्कुराई और बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें आईना दिखा रही हूँ कि जसन के जिस पागलपन पर तुम्हें गुरूर था, अब वही पागलपन तुम्हारे लिए नहीं किसी और के लिए बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कि बात पूरी तरह से हाथ से निकल जाए, सब कुछ अपने हाथ में वापस खींचना शुरू कर दो, वरना तुम बहुत पछताओगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। जसन सिंह शेखावत कल भी उस नियति के लिए पागल था और आज भी इस नियति के लिए ही पागल है, और कोई लड़की उसकी ज़िंदगी में मेरी जगह नहीं ले सकती। आपको लगता है कि सती ने मुझसे मेरी जगह छीन ली? हा हा हा, कहते हुए वो पागलों की तरह हंसने लगी और फिर रुक कर अपने दांत पीसते हुए बोली, गलत फहमी है आपकी जिसे मैं बहुत जल्दी दूर कर दूंगी। इस घर में और जसन की ज़िंदगी में हमेशा मेरी हुकूमत रहेगी, और ये बात तब साबित होगी जब जसन खुद उसे इस घर से धक्के मार कर बाहर निकालेगा। आप बस देखते जाइए अब ये नियति अति की नियति को कैसे बदलती है। अति की गाड़ी कॉलेज पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकली, एक शख्स उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिससे उसने अपना मुंह फेर लिया। बिना नाश्ता किए क्यों आई? मूड नहीं था मेरा। नाश्ता मूड से नहीं भूख से किया जाता है, और कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया। जसन ने उसके गाल पर अपना हाथ रख उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। अति ने नज़रें घुमाकर अपने आसपास देखा, जहां पर सबकी नज़रें उन दोनों पर टिकी हुई थी। ये तो अच्छा हुआ जो वो दोनों बॉडीगार्डों से घिरे हुए थे, वरना जसन की हरकतें भी सबको साफ दिखाई देती। अति ने अपने आसपास देखा जहां सबकी नज़रें उन पर थीं, लेकिन बॉडीगार्ड से घिरे होने की वजह से वो किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे। मेरे खाने या ना खाने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? जाइए आप अपनी बीवी के साथ नाश्ता कीजिए, उसने नाक सा सिकोड़ कर कहा तो जसन का मन किया कि सब कुछ छोड़कर पहले वो उसका लाल होता नाक ही चूम ले। फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ नहीं आता, चलो मेरे साथ, पहले कुछ खा लो, उसने कहा और अति का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उसने उससे अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, सब हमें देख रहे हैं, प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से।
मैं किसी के बाप से नहीं डरता, जसन ने बड़े एटीट्यूड से कहा, लेकिन अगले ही पल उसका सारा एटीट्यूड धरे का धरा रह गया जब अति व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोली, सुबह अपनी बीवी के डर से छूमंतर तो बड़ी जल्दी हो गए थे। मतलब तुम चाहती हो जो भी हो सब सामने हो? नहीं, मैं चाहती हूँ ये लुका छिपी का खेल खत्म हो। उसकी बात सुनकर जसन मुस्कुराया और उसके थोड़ा करीब होकर बोला, तुम्हारा चाहने वाला हूँ और तुम्हारी ही चाहत पूरी ना करूँ तो क्या खाक मेरी चाहत। इतना कहकर ही उसने अति का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया। अति कुछ कह ना सकी। एक तो जसन की बातें और दूसरा वो कॉलेज में कोई भी इशू नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए चुपचाप उसके साथ साथ आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद ही वो लग्जूरियस होटल के सामने सबसे आलीशान कमरे में थी। आप मुझे यहाँ कुछ खिलाने लाए हैं? अति ने कमरे को देखकर चौंकते हुए लेकिन व्यंग्य से पूछा। जसन ने अपनी जैकेट उतारी और फिर अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोलते हुए बोला, अगर तुम्हारा मूड कुछ और है तो वो भी हो सकता है। उसे यूं देख अति की सांसें सूखने लगी। उसका मूड तो छोड़ो, इस बंदे के मूड का कुछ पता नहीं कब क्या कर दे। क्या हुआ, मूड चेंज हो गया क्या? उसने उसके करीब बढ़ते हुए कहा। नहीं, मतलब तुम्हें करना है? हाँ, मेरा मतलब नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, अभी तो तुम्हारा मूड था। मैंने कब कहा मेरा मूड है? तुम्हारा मूड था तो ही तुम मेरे साथ यहाँ आई हो। मैं यहाँ पर आपके साथ सिर्फ खाना खाने आई थी। तो बेबी डॉल, मैं भी तो ब्रेकफास्ट करने की ही बात कर रहा हूँ। अब उसने उसके बिल्कुल करीब आकर उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा तो वो एकदम से चौंक गई। उसकी सांसें रुकने लगी थी। जत तेरी की, वो क्या सोच रही थी और जसन क्या कह रहा था, ये सोचकर अब वो पूरी तरह से शर्म से लाल होने लगी थी। उसे यूं लाल होते देख जसन मुस्कुराया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, जिस मूड की बात तुम कर रही हो वो मूड तो मेरा हमेशा ही होता है, लेकिन उसके लिए अभी तुम थोड़ा इंतज़ार करो, क्योंकि बेबी डॉल, आई वांट टू गो क्रेजी विद माई वुमेन, नॉट 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल। मैं बच्ची नहीं हूँ, अति खींच कर बोली। अभी प्रूव करूं? वो उसकी गर्दन पर झुकते हुए बोला तो अति कांपती हुई चिल्लाई, हाँ हाँ, मैं बच्ची हूँ, छोटी बच्ची ही हूँ मैं। जसन रुक गया और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा तो वो खींचते हुए बड़बड़ाई, ठरकी इंसान, सारी ठरक तुम पर ही निकलेगी। वो भी बड़बड़ाया और फिर खाना ऑर्डर करने लगा। थोड़ी ही देर में उनका नाश्ता आ गया तो जसन ने खुद अति को अपने हाथों से खिलाया। उसका यही हरकतों तो अति को पसंद थी। उसका मनाना, उसका प्यार जताना, उसका उसकी केयर करना, बस इन्हीं बातों से वो उसे दूर नहीं जाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद दोनों होटल रूम से बाहर आए और उस गाड़ी में बैठकर कॉलेज के लिए निकल गए। जसन अति को कॉलेज के बाहर ही ड्रॉप करके चला गया और वहाँ से अपने ऑफिस में चला गया। अति कॉलेज में आए तो आज कल से भी ज़्यादा घूरती हुई नज़रें उसके ऊपर थी। हर कोई लगभग उसे ही घूर रहा था और उसे घूरते हुए ही बातें भी कर रहा था। उन सबको इग्नोर कर अति अपनी क्लासेस लगाने लगी। थोड़ी देर बाद वो फ्री हुई तो बाहर गार्डन की तरफ आ गई। तभी एक लड़की अचानक से उसके सामने आई और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, हेलो, आई एम सोनिया। वो जो सुबह तुम्हारे साथ खड़े थे तुम्हारे बड़े भाई हैं। क्यों, तुम्हें भी उनकी बहन बनना है? अति बड़बड़ाते हुए बोली। मतलब? अति ने उसे हाथ मिलाया और बोली, मेरा नाम है अति, नाइस टू मीट यू। लगता है तुम इस कॉलेज में नई हो, आओ मैं तुम्हें अपने ग्रुप से मिलवाती हूँ, उसने कहा और लगभग उसे खींचते हुए वहाँ से ले गई। हेलो गाइस, इससे मिलो, ये है हमारे कॉलेज में न्यू एडमिशन अति, सोनिया लगभग चिल्लाते हुए बोली। उनके सामने ही 5-7 लड़के लड़कियों का एक ग्रुप बैठा था। हर कोई उसे अजीब सी नज़रों से घूर रहा था, लेकिन सब ने मुस्कुराते हुए ही उससे हाय हेलो की। अति को भी वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो दूर से ही सबको हाय कहकर वहाँ से जाने लगी। ओ हेलो, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे सीनियर हैं हम, थोड़ी बहुत रैगिंग तो होनी चाहिए, एक लड़के ने कहा जो अभी अभी वहाँ आया था।
और उसके पीछे ही 3 लड़के और 2 लड़कियां थी। वो लोग कॉलेज के स्टूडेंट कम और किसी म्यूज़ियम में घूमने आए ज़्यादा लग रहे थे। क्यों, सीनियर हो तो कुछ भी करोगे? मुझे नहीं करना कुछ भी, अति ने बिना डरे जवाब दिया और फिर से वहाँ से जाने लगी। लेकिन उस लड़के अक्षर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस खींचकर उसकी कलाई को उसकी पीठ पर लगा दिया और बोला, एटीट्यूड, वो भी अक्षर सिंघानिया के सामने? छोड़ना अक्षर, ये सुबह वाली लड़की ही है, अक्षर के पीछे खड़े लड़के लड़कियों के ग्रुप में से एक लड़के ने कहा। अति घूरते हुए उन सब को देख रही थी। दूर खड़े बॉडीगार्ड ने भी जब ये देखा तो जल्दी से जसन को फ़ोन मिलाया। जसन ने उससे फ़ोन पर कुछ कहा तो वो बॉडीगार्ड बस चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। सुबह वाली हो या शाम वाली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी रैगिंग तो होकर ही रहेगी और इसकी रैगिंग भी मैं खुद को पर्सनल करूँगा। अक्षर अति के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, हाथ छोड़ो मेरा, अति ने बेहद गुस्से से कहा तो अक्षर मुस्कुराया और फिर उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, लो छोड़ दिया, लेकिन यहाँ से जाने की परमिशन तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मेरा दिया हुआ टास्क कंप्लीट करोगी। और तुम्हारा टास्क है कि तुम मुझे किस करना होगा, वो भी मेरे लिप्स पर। उसने अपने होठों पर उंगली रख इशारा करते हुए कहा तो अति ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। अक्षर के पीछे खड़े ग्रुप में से एक लड़की मोना हाई हील्स पर डगमगाते हुए आगे आई और अक्षर के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो अक्ष बेबी? हाउ कैन यू किस हर? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अक्षर ने गुस्से से कहा तो उस लड़की ने उसके कंधे से अपना हाथ हटा लिया और बोली, हाँ मतलब नहीं, पर ये कॉलेज है, तुम्हारे बाप का तो नहीं है ना? अक्षर फिर से गुस्से से उसे देखते हुए बोला तो मोना इस बार तो बिल्कुल ही खामोश हो गई। अक्षर ने फिर से अति की तरफ देखा और बोला, कंप्लीट योर टास्क, अदरवाइज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। प्लीज़ मुझे सजा मत देना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, अति ने डरते हुए कहा और फिर आगे बोली, पर मैं तुम्हें देखते हुए तुम्हें किस नहीं कर पाऊंगी, प्लीज़ तुम अपनी आंखें बंद कर लो। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। सब उसे हैरानी से इसलिए नहीं देख रहे थे कि उसने किस करने के लिए हाँ कहा था, बल्कि इसलिए देख रहे थे कि आज सुबह जिस तरह से वो लग्जूरियस गाड़ियों में कॉलेज आई और फिर उसके आसपास बॉडीगार्ड्स का घेरा लगा हुआ था, फिर वो दुनिया की सबसे महंगी कार में बैठकर यहाँ से गई और फिर वही कार उसे वापस ड्रॉप करने भी आई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे हार मान लेगी और टास्क के लिए मान जाएगी, लेकिन अक्षर तो फिलहाल खुद को दुनिया का राजा समझ रहा था और उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और अपने होंठ अति की तरफ बढ़ा दिए। अति भी मुस्कुराई और उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगी। सभी स्टूडेंट्स उन्हें यूं देखकर बातें बनाने लगे और उस बॉडीगार्ड की भी आंखें फैल गई, लेकिन फिर सब जगह शांति ऐसी पसरी जैसे सर्दी में कोहरा। अक्षर जिसके होंठों को अति के होंठों की तलब थी, उसे गाल पर एक बेहद जोरदार तमाचा मिला था। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली तो अति उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी और बाकी सभी स्टूडेंट्स भी अपने मुंह पर हाथ रखे उस पर हंस रहे थे। खुद को कॉलेज का डॉन कहलाने वाला आज एक लड़की से पिटा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने अक्षर सिंघानिया को थप्पड़ मारा? अक्षर गुस्से से गरजा, लेकिन अति व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली, सुबह वाली या शाम वाली पता नहीं, लेकिन उम्मीद है इस थप्पड़ वाली को अब तुम हमेशा याद रखोगे। इतना कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ गई। उसे आगे जाते देख बॉडीगार्ड भी मुस्कुराया, क्योंकि जसन ने उसे फ़ोन पर यही कहा था कि उसकी बेबी डॉल छोटे मोटे मच्छरों को तो अपने हाथ से ही मसल देगी। याद तो मैं रखूँगा, लेकिन तुम्हें भी भूलने नहीं दूंगा, अक्षर ने उसे जाते देख गुस्से से कांपते हुए कहा। शाम होते होते अति वापस घर पर आई, लेकिन जैसे ही वो घर पर आकर सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी, उसे मनीषा जी और रागिनी जी की बातें सुनाई दी, जो जसन और नियति के बारे में ही बात कर रही थी। नियति के बारे में कुछ भी सुनने में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन जसन का नाम सुनकर उसके कदम रुक गए। आज तो जेठ जी नियति जी को खूब शॉपिंग करवाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले करवाते थे। अरे जसन जी तो नियति को एक एक चीज़ अपनी पसंद से दिलवाते थे, दोनों हाथों से उस पर पैसा लुटाते थे।
कितने ही शौक और कितने ही प्यार से हर चीज़ उसके लिए खरीदते थे, और फिर शॉपिंग के बाद कितना वक्त दोनों साथ में बिताते थे। लगता है आज जशन जी का मन था नियति के साथ अकेले में वक्त बिताने का, इसलिए तो फ़ोन करके उसे ऑफिस भी बुला लिया और उसके बाद दोनों शॉपिंग के लिए जाएंगे। अब बात तो ये थी कि नियति मैडम खुद ऑफिस गई हैं लंच के बहाने, ताकि जशन पर अपना जादू चला सके। लेकिन रागिनी और मनीषा कहाँ पीछे रहती हैं आग लगाने में। उन्होंने तो लगा दी तिली और जल रही है हमारी बेचारी अति। जो पैर थके होने के कारण धीमे धीमे चल रहे थे, अब वो जल्दी से सीढ़ियों पर बढ़े और कमरे में जाकर जैसे ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ, रागिनी और मनीषा दोनों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी। वहीं दूसरी तरफ जसन अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था कि उसके कैबिन का दरवाज़ा खुला, जिसमें नियति एक रेड कलर की साड़ी, डीप कट स्लीवलेस ब्लाउज पहन और चेहरे पर न्यूड मेकअप के अंदर आई। उसे ऑफिस में देखकर जसन को कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वह चौंकते हुए बोला, तुम यहाँ? चेहरे पर मुस्कुराहट लिए नियति उसकी चेयर के करीब आई और बोली, आज आप सुबह बिना नाश्ता किए ही ऑफिस आ गए, तो सोचा आपके लिए लंच ले आऊं। आप बेशक बदल गए हैं, लेकिन मैं तो अभी भी वही हूँ, जिसे आपके खाने ना खाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी फ़िक्र हो रही थी, बस इसलिए चली आई। मैं जानता ही था तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही होगी। तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदली। पर सॉरी, सच कहा तुमने, शायद मैं ही बदल गया हूँ, तभी तो मैंने खाना खा भी लिया और तुम्हें बताया भी नहीं पाया। उसकी बात सुनकर नियति फिर से मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, वैसे मेरे यहाँ आने का एक और कारण भी है कि मैं आपके साथ अकेले में थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी। आपको याद है आप पहले मुझे कितनी शॉपिंग करवाते थे? चलिए ना मेरे साथ, हम दोनों के लिए थोड़ी शॉपिंग करने चलते हैं और फिर थोड़ा टाइम साथ में भी बिता लेंगे। मैं जब से वापस आई हूँ तब से ही हम दोनों दूर दूर रह रहे हैं। हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है, जसन ने मुस्कुराकर कहा और अपनी चेयर से खड़ा हो गया। उसे इतनी जल्दी मानते देख नियति हैरान रह गई, लेकिन वो भी खुश थी। कम से कम जसन इतना भी नहीं बदला कि उसकी कोई बात ही ना माने। अब तो बस जल्दी वो फिर से वैसा बन जाए जैसा वो चाहती है, तो सब ठीक हो जाएगा। ये सोचते हुए वो अंदर ही अंदर खुशी से नाच रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक मॉल में थे। भले ही वो दोनों साथ घूम रहे थे और शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन दोनों कहीं से भी एक कपल की तरह नहीं लग रहे थे। जसन नियति से थोड़ी दूरी बनाकर ही चल रहा था, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो उसके फ़ोन पर था, जिसमें अति का गुस्से से भरा मैसेज उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। घूमिए घूमिए अपनी बीवी के साथ जहाँ पर घूमना है, घूमिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ आपकी सुबह मेरे साथ होती है तो शाम किसी और के साथ होती है और रात किसी और के साथ। बस बातें बनाकर मुझे चुप करवा देते हैं। लेकिन अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगी। आपको जिसे जो दिलवाना है दिलाएं, जिसके साथ जितना वक्त बिताना है बिताएं, क्योंकि मैं ना ही आपका इंतज़ार कर रही हूँ और ना ही मरे जा रही हूँ आपके साथ शॉपिंग करने के लिए। हाँ नहीं तो। उसके इस हाँ नहीं तो ने तो लगभग उसकी जान ही लूट ली थी। वहीं दूसरी तरफ अति गुस्से में एक गाड़ी में बैठी थी, क्योंकि रमा आंटी ने उसे तैयार होकर बस गाड़ी में बैठने के लिए ये कहकर कि उसके कॉलेज के किसी काम के लिए उसे कहीं जाना है, ऐसा मैसेज जसन ने उनके हाथों भिजवाया है। इस बात पर भी अति को गुस्सा आ रहा था कि खुद उसे फ़ोन या मैसेज करने की बजाय उन्होंने बस किसी और को बोल दिया। लेकिन फिर ये सोचकर कि शायद कोई ज़रूरी काम हो, वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। लेकिन जैसे ही गाड़ी मॉल के बाहर आकर रुकी, उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। मतलब इस बंदे को एक साथ दो बंदियों को घुमाना है और झूठ भी बोलना है। गुस्से से लाल हुई नाक लेकर वो चुपचाप एक बॉडीगार्ड के साथ मॉल के अंदर की तरफ बढ़ गई। सामने ही उसे नियति दिखाई दी। उसे नियति को देखकर जलन सी महसूस होती थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे लगते थे, जबकि अति तो जसन के मुकाबले बहुत छोटी थी। अति को सामने देखकर नियति के चेहरे का रंग उड़ गया, और जब जसन भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा तो उसकी मुट्ठियां कस गई।
उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही जसन को पता चल चुका था कि वो गुस्से में आग बबूला होते हुए आई है, और इससे पहले कि सारा गुस्सा मॉल में ही सबके सामने उस पर से निकले, वो अति को लेकर एक लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। अति एकदम से हैरान रह गई। उसने सोचा भी नहीं था जसन उसे यूं सबके सामने खींचते हुए ले जाएगा, इसलिए वह ना ही उसे रोक पाई और ना ही अपने कदमों को। नियति खुद गुस्से में उन दोनों को जाते देखती रह गई। वो भी उनके पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन तब तक लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो गुस्से में अपने दांत पीसते रह गई। जसन ने लिफ्ट के अंदर आते ही टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया और अति को लिफ्ट से लगाकर उसके ऊपर झुक गया। जहां जसन मुस्कुरा रहा था, लेकिन अति की तो अब तक सांसें भी नॉर्मल नहीं हुई थी। बंदा है या तूफान, जब भी आता है जोर से ही आता है। सुना है आज किसी के गाल को तुमने अपने झन्नाटेदार थप्पड़ से लाल कर दिया। जैसे ही जसन ने कहा, अति की तेज दौड़ती सांस एकदम से रुक गई, लेकिन फिर भी वो उसे घूरती हुई बोली, तो कोई मुझसे होठों पर किस मांगेगा तो और क्या किस करके चली आऊं? अच्छा, और अगर वही किस मैं मांगू तो? जसन ने शरारती अंदाज से कहा तो अति उसे देखते ही रह गई। अब वो इस बंदे को क्या जवाब दे। ना हाँ कह सकती थी और ना ही ना। वो बस चुप रह गई और अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए नज़र नीचे कर ली। जसन मुस्कुराया और बोला, बोल कर जवाब देती तो मज़ा आ जाता, लेकिन ये खामोशी भरा जवाब भी अच्छा था। पर बेबी डॉल, मैं किस मांगता नहीं हूँ, बिकॉज दीज लिप्स बिलोंग्स टू मी ओनली। उसने इतना कहा तो अति ने बेतहाशा धड़कते हुए दिल के साथ उसकी तरफ देखा और अगले ही पल जसन ने उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंची तो बिना देखे ही ग्राउंड फ्लोर का बटन जसन ने प्रेस किया, पर अति के होठों को नहीं छोड़ा। अति के होठों को शहद समझकर वो किसी भंवरे की तरह पूरी शिद्दत से चूमता रहा। अति वो वैसे भी खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी, तो अपने होठों को कैसे करती, जो जसन के होठों से मिलते ही बस उसी में खो जाते हैं। जब वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने वाले हुए तो उसने उसके होठों को छोड़ा। अति हाँफते हुए सांस ले रही थी, लेकिन नाक की जगह अब एकदम सुर्ख लाल होठों को देखकर जसन के जी को चैन पड़ गया था। दोनों जैसे ही लिफ्ट से बाहर आने के लिए आगे हुए, सामने नियति गुस्से से उन दोनों को घूर रही थी।